अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। जो मालिकुलर टाइप्स ऑफ द स्पेक्ट्रा जो है उसको हम लोग, जैसे हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के मतलब पढ़ा, टू ऑब्टेन द मालिक्यूलर स्पेक्ट्रा substance under examination is exposed to the electromagnetic radiations for a series of the wavelengths। एक्चुअली इस सेंटेंस के अंदर ये कहा गया कि जिस सैंपल की स्टडी करनी होती है उसके ऊपर डिफरेंट जो है रेडिएशंस की जो है वो वेवलेंथ की जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस से उसके अंदर से पास की जाती हैं। तो उसके नतीजे में उसकी डिफरेंट तरह की स्टडी की जाती है, जैसे यूवी है, आईआर है और माइक्रोवेव्स है, देर आर अ लॉट ऑफ वेव्स। तो इस तरह से ये इंट्रैक्शंस है, तो कुछ अब्जॉर्प्शन हो जाती है, यानी कि वो ग्राउंड स्टेट पे है तो उसको वो एक्साइटेड स्टेट पे ले जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट पे ले जाने के बाद जैसे ये रेडिएशन जो है ये सैंपल से पास होंगी, जैसे ही पास होगी तो कुछ एब्जॉर्प्शन होगी यहाँ पे। हो सकता है कि वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करें, लाइक अगर आपके पास यूवी है, या वो वाइब्रेशनल करें या फिर वो रोटेशनल करें, वो एनर्जी यूज हो जाए, कुछ रेडिएशन जो है वो पास हो जाए जो कि डिटेक्टर वगैरह पे नोट कर ली जाए। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंसेस एब्जॉर्व सर्टेन वेवलेंथ, हर एक वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की क्वांटाइज जो है एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करते हैं। उसके नतीजे में ग्राउंड से वो हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक है, वाइब्रेशनल या रोटेशनल हो सकते हैं। द सीरीज ऑफ द वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड इन ईच केस गिव अ डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। हर केस में जो है एक मुख्तलिफ जो है वो स्पेक्ट्रम देगा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। तो देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द मेन स्पेक्ट्रा, जिस तरह से आप लोगों ने ये पढ़ा कि देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रोटेशन ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। सिमिलरली देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। द फर्स्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है आप लोगों ने ये पढ़ा कि जो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 550 किलो जाउल पर मोल जो है वो एनर्जी होती है ट्रांजिशंस करने के लिए। तो जब ये एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं फोटान की फॉर्म में, तो वो हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो इसके नतीजे में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है। तो अब जो है दूसरे नंबर पे वाइब्रेशनल है। वाइब्रेशनल के अंदर क्या होता है कि ये वाइब्रेशन काज करता है। तो वाइब्रेशंस काज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती। तकरीबन जो है वो 5 to 45 किलो जाउल जो है वो एनर्जी रिक्वायर होती है। तो इस तरह से ये जो है आमतौर पे इंफ्रारेड रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ यूवी से ज़्यादा होती है वहाँ पे स्टडी किया जाता है। फिर उसके बाद रोटेशनल है। रोटेशनल में बहुत ज़्यादा कम एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए ये फार इंफ्रारेड रेडिएशंस में स्टडी की जाती है। लाइक इट मीन्स कि यूवी की सबसे कम वेवलेंथ होती है, फिर वो नियर आईआर है, ठीक है, और एक जो है फिर फार आईआर है। तो अब लाइक के यूवी फॉर एग्जांपल इस तरह से उसकी वेवलेंथ होगी, तो नियर आईआर की थोड़ी सी उससे ज़्यादा होगी, इट मीन्स कि इससे एनर्जी कम होगी। और फार के अंदर क्या होगा कि उसकी वेवलेंथ जो है उसकी ज़्यादा होगी और कम वो एनर्जी रिक्वायर होती है उस पर्पज़ के लिए। इस तरह से अगर हम लोगों ने जो डिफ्रेंशिएट किया है कि यूवी और विजिबल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो यूज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक के लिए, और नियर इंफ्रारेड जो है वो वाइब्रेशनल के लिए यूज़ होती है, और इसी तरह से फार इंफ्रारेड जो है वो रोटेशनल के लिए, या माइक्रोवेव्स जो है ये हिस्सा जो है रोटेशनल के लिए यूज़ किया जाता है। अब इनको ना मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, जो डिफरेंट टेक्निक्स जब आप इस्तेमाल करते हैं, लाइक के जब आप यूवी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आम तौर पे इसे जो है वो नैनोमीटर्स में या पर सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं इनके यूनिट्स में। इसी तरह जब आईआर का रीजन लिया जाता है रोटेशन में, तो इसको जो है वो आमतौर पे पर सेंटीमीटर्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन माइक्रोवेव जिसे हम एनओआर में यूज़ करते हैं इसको, माइक्रोवेव्स को, तो इसका यूनिट्स आमतौर पे हर्ट्ज के अंदर यूज़ किया जाता है। तो when the energy of incident photon is large enough to produce the change in the electronic level, यानी कि जो इंसिडेंट रेडिएशंस है, लाइक के वो किसी सैंपल से जब ट्राई करते हैं उसको इतनी होती है कि उसमें क्या करती है कि उसके नतीजे में क्या होता है कि उसमें
रोटेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ उसमें क्या आती है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों चेंजिंग भी उनके अंदर आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो उसके अंदर साथ साथ ये दोनों चेंजिंग होगी, क्योंकि 450 एनर्जी होती है कम अज़ कम किलो जाउल, जो कि यूवी से मिल जाती है। लेकिन जो रोटेशनल में चाहिए है वो 45 से 5 to 45 चाहिए, और वाइब्रेशनल में सॉरी और रोटेशनल में 0.02 चाहिए। अगर ये एनर्जी देंगे तो डेफिनेटली ये फिनोमेना होगा। अगर 5 to 40 देंगे तो यानी कि वाइब्रेशनल करवाएंगे तो फिर रोटेशनल खुद ब खुद हो जाएगी। लेकिन जब जिस एनर्जी पे रोटेशनल होगी उस पर ना तो वाइब्रेशनल होगी और ना ही इलेक्ट्रॉनिक्स होगी। सिमिलरली फोटान, तो इसके नतीजे में जो स्पेक्ट्रा बनता है उसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल लेवल्स जो चेंजिंग होगी, और स्पेक्ट्रा जो होगा उसे भी हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा बनेगा। लेकिन इसके केस के अंदर वाइब्रेशनल रोटेशनल बनेगा, और जब अकेला जो रोटेशनल होगा तो उसमें कोई और स्पेक्ट्रम नहीं होगा, जस्ट उसके अंदर रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्योर स्पेक्ट्रा होगा, उसके अंदर दूसरे फैक्टर इंक्लूड नहीं होंगे। नेक्स्ट जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा को यूज़ करके हम बॉन्ड लेंथ हेट्रो न्यूक्लियर मालिक्यूल्स की मालूम कर सकते हैं, यानी कि होमो की तो नहीं हेट्रो की कर सकते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि उसके अंदर एक परमानेंट डाईपोल मूवमेंट हो जाती है, और उसके नतीजे में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। आपको पता है कि मैग्नेट के तौर पे एक्ट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हेन इंटरेक्ट विद द मालिक्यूल्स प्रोड्यूस रोटेशनल स्पेक्ट्रा, यानी कि जब आपको पता है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए फार इंफ्रारेड या माइक्रोवेव जब इंटरेक्ट करती है किसी भी मालिक्यूल्स के साथ, तो उसके नतीजे में IR रोटेशनल स्पेक्ट्रा बनता है। अब फॉर एग्जांपल ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए हम लोग अगर फॉर्मूला देखें तो ये फॉर्मूला होता है कि EJ इज इक्वल टू एच स्क्वेयर 8 पाई, ये IJ और J, यहाँ पे जो है J जो है एक्चुअली रोटेशनल क्वांटम नंबर है, रोटेशनल क्वांटम नंबर, और यहाँ पे I जो है वो इनर्शिया है। अच्छा, तो मालिक्यूल जब एज अ मालिक्यूल कैन बी एक्साइटेड ओनली इन द नेक्स्ट हायर रोटेशनल लेवल्स, यानी कि पहले वो J 0 पे है, उसके बाद अगर वो जब IR या माइक्रोवेव रीजन से एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी तो वो 0 से 1 में चला जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इसको डिफरेंस को लिखें एनर्जी को, तो आप लिखेंगे हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। तो अगर आप इनसे जो वैल्यूज़ है इसको पुट करते हैं, यानी कि J जो है वो 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 और प्लस 1 माइनस EJ एक्चुअली क्या होगा कि जब J की वैल्यू यहाँ पे 0 है इस नंबर की, यानी कि रोटेशनल क्वांटम नंबर 0 है, तो सारा फैक्टर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब 2 से ये 8 जो है वो कैंसिल होगा तो आपके पास 4 बन जाएगा। तो इस तरह से h स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर आई आपके। तो अभी यहाँ पे इस इक्वेशंस के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ये बन जाती है h न्यू इज इक्वल टू एच स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर आई। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करते हैं कि हम h पे h जो है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया एच स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर आई ओवर एच। ठीक है, एच से एक एच क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से एच ओवर 4 पाई स्क्वेयर आयोटा आई जो है इनर्शिया। इस तरह से ये आप वैल्यू निकालते हैं। जब आप वेव नंबर में लिखते हैं तो आपको पता है कि ये वैल्यू आती है, और जब आप v की वैल्यू जो है ये जो वैल्यू जो है ये आप यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आपके पास बन जाता है एच स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर आई, और इसके साथ c लग जाता है। यहाँ पे I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यहाँ पे जो है लाइक के कोई भी दो मॉलिक्यूल्स है A और B, उनके दरमियान ये कोई बॉन्डिंग है, R उनके दरमियान डिस्टेंस होता है ये, यानी कि हम इसे कह सकते हैं MA, और इसे हम क्या कह सकते हैं MB, यानी कि मास ऑफ A मास ऑफ द B। इसको हम ओवरऑल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि मास ऑफ A B को इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे रिड्यूस मास कहते हैं, यानी कि म्यू इज कॉल्ड द रिड्यूस मास। तो रिड्यूस मास है। अब ये जो I की जो वैल्यू है आप इस इक्वेशन में, यानी कि h 4 पाई स्क्वेयर
सी तो आप ऐसे लिखते हैं और आई की जगह पे क्या आ जाएगा, म्यू आर स्क्वायर आ जाएगा इक्वेशन 4 में। अब आप आर को जो है वो अलग कर लेते हैं इस इक्वेशन में, तो ये आपके पास लाइक इक्वेशन बन जाएगी। आर स्क्वायर ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एच एस एच लिखेंगे और साथ क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, सी म्यू, और साथ इसके क्या आ जाएगा म्यू न्यू बार, और फिर आप इसको अंडर रूट लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है स्क्वायर से, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है। तो अब आप क्या करते हैं कि इसको आप एक्सपेरिमेंट स्पेक्ट्रम से मेजर कर लेते हैं। बाकी आपके पास एच कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, म्यू की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और वी बार जो है न्यू बार आप स्पेक्ट्रम से लेते हैं। अगर ये वैल्यू आपके पास मालूम है हेट्रोजेनियस एटम में, तो इट मीन्स के मॉलिक्यूल्स में ये आर जो उसकी बॉन्ड लेंथ है आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो है कांस्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो कांस्टेंट वाइब्रेशनल मोशन में रहते हैं कि अबाउट द मीन और इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। द मोड ऑफ वाइब्रेशन कैन बी द स्ट्रेचिंग, बैंडिंग, रॉकिंग मोशन, वेगिंग, यानी कि मुख्तलिफ तरह की जो है वो मोशंस की फॉर्म में हो सकता है। लाइक कि यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल जो है अपनी मेन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में है, अगर इससे ये कंप्रेस होगा तो ये कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन है इसकी, अगर ये स्ट्रेच होगा तो इसकी ये स्ट्रेच पोजीशन है। तो इस तरह से ये इसकी डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स है, यानी कि वाइब्रेशंस है। अब द एनर्जी इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द मोड ऑफ द, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर से स्पेसिफाई एनर्जी, उसी तरह से इसमें भी क्वांटाइज्ड होती है, यानी कि पार्टिकुलर होती है, इसमें आई आर रेडिएशंस ही यूज़ की जाती है। अब यहाँ पे द वाइब्रेशन स्टेट आर दोज काज द इंफ्रारेड रेडिएशंस बाय द ट्रांजिशन इन द वाइब्रेशनल लेवल मोड ऑफ द वाइब्रेशन। द वाइब्रेशन एनर्जी लेवल ऑफ इज गिवन बाय द रिलेशनशिप। ये वाइब्रेशन एनर्जी के लिए इक्वेशंस यूज होती है, यानी कि ई न्यू इज इक्वल टू, आप इसे कह सकते हैं वी एच नोट भी लिख सकते हैं 1/2 वी नोट, यानी कि इक्वेशंस यूज होती है। एक्चुअली तो ये किसके इक्वल होती है कि यहाँ पे जो है वी से मुराद जो है इज अ वाइब्रेटिंग क्वांटम नंबर है, ठीक है वी, और वी नोट जो है यहाँ पे that is the frequency of the vibration thus absorbed in the promoting molecule। इसमें क्या होता है कि लोएस्ट एनर्जी लेवल से हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे जाता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है 0 लेवल से 1 पे चला जाता है। तो आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे जो है वो पहले इसका जो लेवल था 0 था, 0 पे इसकी वैल्यू जो है वो 1/2 ही रहेगी, और जो उसका नेक्स्ट लेवल पे जब जाएगा, यानी कि एक में आप 0 पुट करते हैं, यहाँ पे हम लोग लाइक के v + 1/2 ओवर h नोट ये वैल्यू है। अब अगर हम 0 वैल्यू पुट करते हैं v की, तो ये हो जाएगा 0 + 1/2 और साथ इसके h नोट, इट मीन्स कि ये 1/2 h न्यू नोट बन जाएगा e की वैल्यू। और अगर आप दूसरा जब आपके पास 1 है तो आप उसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो आप लिखेंगे 1 + 1/2 h नोट, ये आपके पास बन जाएगा 3/2 h नोट, ठीक है। तो अब ये वैल्यू जो है ये हायर है ये लोअर है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं जो कि h नोट के बराबर आएगा। आपको पता है ये 1.5 है ये हाफ है, तो 1 = 1 आएगा। अब आफ्टर फॉर द आल्सो फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल हार्मोनिक मोशंस जो है वो, क्योंकि वाइब्रेशन है तो हार्मोनिक मोशन है, और हार्मोनिक मोशन के लिए ये फॉर्मूला होता है कि वी नोट इज इक्वल न्यू नोट इज इक्वल टू 1/πk ओवर म्यू। यहाँ पे के जो है म्यू जो है वो रिड्यूस मैस है। रिड्यूस मैस तो आपने अभी निकालना सीखा है कि आप मैसेस को मल्टीप्लाई करते हैं और उनके मैस पे की सम पे जो है वो डिवाइड करते हैं। के जो है वो स्ट्रेचिंग फोर्स कांस्टेंट होता है। आपके पास एक फॉर एग्जांपल ऐसा स्प्रिंग है जिसे आप खींचते हैं तो बड़ा आसानी से खींचा जा सकता है। दूसरा जो है आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है, जिस पे ज़्यादा एनर्जी लगती है स्ट्रेचिंग के लिए, इट मीन्स कि उसके के की वैल्यू उतनी हायर है। फोर्स कांस्टेंट बताता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है। नोइंग द वैल्यू ऑफ वी नोट फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी कि वही न्यू नोट की वैल्यू जो है स्पेक्ट्रम से अगर मालूम कर लें तो के की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है, क्योंकि वी नोट इज इक्वल टू 1/2 पाई है, ठीक है, और ये क्या है k ओवर
म्यू है। तो आपके पास अगर ये वैल्यू मालूम है तो ये तो आप उनके मैसेज से मालूम कर लेते हैं, तो के की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है। तो इस तरह से अगर आप ये दो इक्वेशंस है आपके पास, एक ये है और एक ये है, आप जब इससे इक्वेशंस को क्या करते हैं कि डेल्टा ई यानी कि एच नोड न्यू नोड ही है, जब आप इस नोड की वैल्यू ये वाला जो है ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास एक एनर्जी इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई इंटू के ओवर म्यू, जो है ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब मालिक्यूल हुज यानी कि आप एनर्जी भी इस तरह से निकाल लेते हैं, चेंज इन द एनर्जी भी आप, क्योंकि आपने के फाइंड कर लिया है, एच आपके पास कांस्टेंट है, म्यू आपके पास है, तो आप डिफरेंस ऑफ द एनर्जी भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब मालिक्यूल हुज वाइब्रेशन कैन कॉज चेंज इन द डाइपोल मोमेंट एब्जॉर्ब इन द, अच्छा तो ऐसा मालिक्यूल जिनमें वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है कि उसके डाइपोल मूवमेंट चेंज होता है, तो ऐसे मालिक्यूल को हम इंफ्रारेड एक्टिव कहते हैं, यानी कि डाइपोल मूवमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। अगर डाइपोल मूवमेंट लाइक ये है जैसे HCl है, तो इसके डाइपोल मूवमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है स्ट्रेचिंग वगैरह की वजह से, तो अगर इसका डाइपोल मूवमेंट होगा तो ये एक्टिव होगा, यानी कि ये IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन अगर HCl जो है लाइक दिस वन है तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। तो जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो इसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है, चार्जेस नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, इस वजह से इसकी पोलर जो है डाइपोल मूवमेंट जो है वो ज़ीरो होगा। अगर डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो होगा, डाइपोल मूवमेंट अगर ज़ीरो हो किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उसका मतलब है कि वो IR इनएक्टिव होगा, यानी कि वो उस एब्जॉर्प्शन उसकी होगी इस रीजन में। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है मोस्ट मॉलिक्यूल कंटेनिंग द थ्री और मोर एटम आर सेवरल डिफरेंट मोड ऑफ द वाइब्रेशन, सम ऑफ द मोड आर एक्टिव एंड अदर। जैसे अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल्स है, इसके 4 मोड है। पहला मोड जो है वो सिमेट्रिक स्ट्रेच है, यानी कि जितना इधर स्ट्रेचिंग हुई है इतना ही दूसरी तरफ हुई है, तो इसे सिमेट्रिक स्ट्रेच कहते हैं। तो नेट डाइपोल मूवमेंट जो है वो ज़ीरो होगा इसका, क्योंकि आपको पता है कि जो है डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जितना लेफ्ट है उतना ही राइट है, तो नेट चेंज इन द डाइपोल मूवमेंट इज जीरो, सो इट विल बी द IR इनएक्टिव। दूसरे नंबर पे एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, यानी कि ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर कर रहा है, ये दूसरी तरफ कर रहा है, तो इसके नतीजे में कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू होगी। अगर डाइपोल मूवमेंट की कोई ना कोई वैल्यू है तो इट मीन्स के चेंज इन द डाइपोल मूवमेंट इट विल बी द IR एक्टिव। ये स्ट्रेचिंग है, इस स्ट्रेचिंग में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो यहाँ पे फिर जो है वो एब्जॉर्प्शन होगी। लेकिन ये मोड नंबर 3 और 4 जो है इसमें बेंडिंग है, ये इन द प्लेन है, बेंडिंग इन प्लेन। और ये वाली दूसरी जो है आउट ऑफ द प्लेन है। एक्चुअली ये क्या करती है कि एब्जॉर्प्शन करती है, लेकिन बेंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती, इसलिए ये 667 पे जो है बेंडिंग जो है वो मोशन जो है वो एब्जॉर्प्शन शो करेगी वेव नंबर पे, और स्ट्रेच एसिमेट्रिक स्ट्रेच जो है वो 2 3 4 9 पे करेगा हायर नंबर। अभी ये IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम दूसरी जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस देखते हैं, यानी कि एक जो है बॉन्ड इधर को मूव करे दूसरा दूसरी तरफ करे, तो ये एक तरह से सिमेट्रिक है। लेकिन अगर ये ऊपर को कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये एक्सपैंड हो रहा है, तो ये एसिमेट्रिक होगी। इसी तरह से ये बेंडिंग है, अगर दोनों तरफ एक तरफ ही कर रहे हैं तो ये बेंडिंग वाइब्रेशंस है। इसी तरह ये आउट ऑफ द प्लेन है, जैसे आप किसी चीज़ को रोटेट करवाएं प्लेन से तो आउट हो जाएगी। तो हर एक फंक्शनल ग्रुप की जो है इट मीन्स की एब्जॉर्प्शन जो है वो डिफरेंट होती है, उसकी एक स्पेसिफिक वो वैल्यू है, और ये डिपेंड करती है उनकी बॉन्ड पे, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पे और उनके पोलैरिटी पे। तो यहाँ पे जब आप स्पेक्ट्रम जो है थस फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द पीक, यानी कि पोजीशन ऑफ द पीक से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा ग्रुप है, उसकी पोजीशन में चेंजिंग क्या आई है, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें कि जब हम IR स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि वेव नंबर आमतौर पे डाउन लेते हैं, और जो परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन है उसको हम लोग लेफ्ट लेते हैं। अब इसका जो ये रीजन जो है आमतौर पे 5000 से या 4000 से तकरीबन 1300 पर सेंटीमीटर तक जो होगा, इसको जो है हम लोग फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं, फंक्शनल।
ठीक है। और दूसरा जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि आप फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फिंगरप्रिंट रीजन होता है, ये हर एक का अलग अलग होगा। तो आमतौर पे फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी अगर आप देखें तो ये जो ट्रिपल बॉन्डिंग वाले हैं वो इस रीजन के अंदर पाए जा रहे हैं, तकरीबन ये 2100-2200 के अंदर। और ये डबल बॉन्डिंग वाला जो रीजन है ये 1600 से तकरीबन 1800 के अंदर ये वाला रीजन जो है इसके अंदर है। और उसके बाद अगर आप फंक्शनल ग्रुप को देखें तो ये तकरीबन जो है यहाँ पे जो 3500 3500 से सम 3000 तक जो है, या 2800 तक यहाँ तक ये पाया जाता है। तो ये जो हिस्सा जो येलो में है ये फंक्शनल ग्रुप रीजन कहलाता है। ये फंक्शंस के मतलब इंफॉर्मेशन देता है। और दूसरा फिंगरप्रिंट रीजन होता है। तो यहाँ पे जो है वो स्पेक्ट्रम है, देखें कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल मेथानोल है। अगर हम इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो यहाँ पे CH स्ट्रेचिंग की वजह से ये जो है एक इस तरह से जो है यहाँ पे पीक बनी हुई है। और OH की पीक इस जगह पे है, यानी कि ये अगर आप देखें तो ये कोई 3600 पे 3500 पे है। और इस पीक की शेप जो है CH से दूसरे स्पेक्ट्रम में वो मुख्तलिफ है। अब यहाँ पे जो है कार्बोनाइल की पीक इस जगह पे मौजूद नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे कार्बोनाइल नहीं है। लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोनाइल है और यहाँ पे पीक है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप कहेंगे कि इसके अंदर कार्बोनाइल नहीं है, अगर यहाँ पे पीक है तो इट मीन्स कि यहाँ पे कार्बोनाइल है। इसी तरह से CH3 की पीक्स को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पे CH3 की स्ट्रेचिंग पीक्स है। और यहाँ पे अगर इस तरह की पीक्स आती है तो वो CH की बेंडिंग पीक्स होगी। और अगर पीक्स की अगर इसी तरह से अगर आपके पास ये आ जाता है आइसोब्यूटाइल अमाइन आ जाता है, यानी कि NH की फंक्शनैलिटी आ जाती है। आप देखें कि ये बिल्कुल पीक के जो है स्टाइल डिफरेंट है, इसकी वैल्यू भी डिफरेंट है। तो वो वैल्यूज़ को देखते हुए आप जो है और इसकी शेप को देखते हुए आपको ये पता चल जाता है कि NH रिलेटेड है। और अगर आप यहाँ पे इनकी बैंडिंग्स देखें तो बैंड्स जो है वो NH में वो डिफरेंट तरह का है, CH में बैंड्स में डिफरेंट है, और जो है दूसरे में ये OH के साथ जो अटैच है CH उसमें डिफरेंट है। और अगर आप फिंगरप्रिंट रीजन देखें इनका तो इस तीनों का ही डिफरेंट है। यानी कि हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप में तो कुछ मैचिंग हो जाए, लेकिन एक मॉलिक्यूल की दूसरे के साथ फिंगरप्रिंट रीजन कभी भी मैच नहीं करेगा। सो IR स्पेक्ट्रा जो है वो दो मॉलिक्यूल का एक तरह का स्पेक्ट्रा कभी भी नहीं आ सकता। ये फंक्शनल ग्रुप के मतलब बहुत ज़्यादा इजीली इंफॉर्मेशन देता है। तो ये टेबल है, इस टेबल से आप ये देख सकते हैं, जब भी आप कोई स्पेक्ट्रम देखते हैं तो आप वैल्यू से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किसकी वैल्यू कहाँ पे है, उसकी शेप कैसी है, तो उससे आप फंक्शनल ग्रुप को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो समराइज करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन काज कोवलेंट बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल टू बी प्रमोटेड फ्रॉम वन वाइब्रेशनल लेवल टू द हायर वाइब्रेशनल लेवल पे जाता है। दूसरे नंबर पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रिक्वायर द हायर एनर्जी टू वाइब्रेट, यानी कि स्ट्रेच के लिए बैंड्स के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा इट मीन्स के वहाँ पे रेडिएशन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ की वहाँ पे यूज़ होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन एट द डिफरेंट वेवलेंथ। आपने देखा कि OH की वैल्यू कुछ और है, ठीक है। अगर आप टेबल में भी देख लें NH की वैल्यू कुछ और है फंक्शनल ग्रुप की, CH3 की वैल्यू कुछ और है, इनकी वैल्यू डिफरेंट वेवलेंथ है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो और अगर कोई एब्सेंट है तो इट मीन्स कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके बाद नो टू कंपाउंड है एग्जैक्टली आइडेंटिकल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। मैंने आपको कहा था कि फिंगरप्रिंट खास तौर पे जो रीजन्स है वो कभी भी मैच नहीं कर सकता, या दो डिफरेंट कंपाउंड जो होंगे उनका कभी भी एक जैसा स्पेक्ट्रा नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आप लोगों ने पढ़ा था कि इसकी जो वेवलेंथ है इसकी जो है वो कम होती है बानिस्बत IR से या माइक्रोवेव्स वगैरह से, और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तो उसके साथ ही रोटेशनल और वाइब्रेशनल भी होती है। तो इसका जो स्पेक्ट्रा बनता है वो इलेक्ट्रॉनिक रोटेशनल वाइब्रेशनल रोटेशनल होता है। जिस तरह IR के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो IR यानी कि वो उसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल इफेक्ट को ही काउंट किया गया है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर इसका जो रीजन होता है, हम इसमें जो यूनिट लेते हैं वो नैनोमीटर लेते हैं, इसका रीजन जो है 250 to 750 नैनोमीटर है। तो ये वेरी करता रहता है, बुक्स के अंदर कहीं पे 780 भी लिखा होगा,
तो इसके अंदर अल्ट्रावायलेट जो रीजन है वो 400 टू 750 नैनोमीटर है विजिबल रीजन, और अल्ट्रावायलेट जो है वो जितनी वेवलेंथ छोटी होगी उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है, 200 टू 400 नैनोमीटर्स होता है मोस्टली। उसके बाद ये क्या करता है कि लूजली जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होते हैं ना, जैसे कि पाई बॉन्डिंग में है या नन बॉन्डिंग में है, लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको क्या करते हैं कि वो जब एब्जॉर्ब एनर्जी करते हैं तो वो हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं। तो फॉर द एब्जॉर्प्शन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन, नंबर एक पे अल्ट्रावायलेट में एब्जॉर्प्शन अगर होनी है तो उसके पास कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रम इस कंपाउंड, इसमें जो है चंद एक ही जो है ना वो बैंड्स मौजूद होते हैं जब आप इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले आईआर का देखा है तो उसके अंदर बहुत सारी पीक्स ऐसे, कोई पीक ऐसे, फिर कोई पीक ऐसे, और बहुत सारी जो है वो पीक्स आ रही है, उनको आप वैल्यूज को देखते हैं। यहाँ पे चंद एक पीक्स आती हैं और बैंड्स की फॉर्म में होती है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है उसे लैम्डा मैक्स कहते हैं। अभी यहाँ पे देखें कि ये जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पे है तो इन्हें हम लैम्डा मैक्स कहेंगे। ये कोई 200 पे है, ये कोई राउंड अबाउट 600 पे है। तो जब आपने यूवी का स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट करना होता है तो कुछ चीज़ों को आप लोग मद्देनज़र रखते हो। अगर तो नन कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, नन कॉन्जुगेटेड एल्कीन ये होती है कि लाइक इनमें डबल बॉन्ड तो है CH3 CH2 CH2, लेकिन आगे जो है इसकी जो है कोई कॉन्जुगेशन नहीं है आगे, यानी कि ये बॉन्ड जो है वो आगे कॉन्जुगेशन में यूज़ नहीं हो रहा कहीं पर, तो ऐसे हम कहते हैं नन कॉन्जुगेटेड। ये जैसे इथाइलिन है तो इसकी जो है 171 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन होती है। तो इट मीन्स कि ज़्यादा एनर्जी की है, जितनी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा चाहिए होगी, इट मीन्स कि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो नेक्स्ट जो है, अगर नॉन कॉन्जुगेटेड, इसी तरह कार्बोनाइल कंपाउंड है वीक बॉन्ड एब्जॉर्प्शन। इस तरह कार्बोनाइल कंपाउंड में पोलैरिटी ज़्यादा होती है, एब्जॉर्प्शन इसमें जो है वो वीक एब्जॉर्प्शन यानी कि 200 टू 300 नैनोमीटर पे होती है। दीज आर अराइजेस, अब होती क्यों है, होती एक्चुअली है कि यहाँ पे जो है जैसे ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी ट्रांजिशन करवाना इजी होता है, आप लोगों ने पढ़ा है कि लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वन न्यूक्लियस, सो इट विल बी इजी टू प्रमोट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनको इसके लिए एनर्जी जो है वो लो चाहिए, यानी कि हायर वेवलेंथ की रेडिएशंस के साथ ही इसकी हो जाती है ट्रांजिशंस, और ये एग्जांपल्स है दोनों में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये देखें कि अगर तो कॉन्जुगेशन है तो फिर बॉन्ड जो है प्योर डबल बॉन्ड नहीं रहता, लाइक ये यहाँ पे डीलोकलाइज नहीं हो सकता, ये यहाँ पे डीलोकलाइज नहीं हो सकता। इस वजह से यहाँ पे 178 नैनोमीटर जो है वो एब्जॉर्प्शन है। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि यहाँ पे जो है वो ट्रांजिशन हो रही है इसके अंदर और इसके अंदर, और इसी तरह से यहाँ पे, तो एक तरह से ये जो है प्योर डबल बॉन्ड इफेक्ट नहीं रहता, बल्कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना फिर कंपैरेटिवली इजी होता है। तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा वेवलेंथ की, यानी कि हायर वेवलेंथ 227 नैनोमीटर पे इस पे जो है वो ट्रांजिशन हो जाती है, यानी कि कम एनर्जी चाहिए। आपको पता है कि लार्जर द वेवलेंथ मीन लोअर द एनर्जी, स्मॉलर द वेवलेंथ हायर द एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लूजली बॉन्डेड होते हैं। फिर उसके बाद अ कॉन्जुगेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बोनाइल शिफ्ट द बोथ ग्रुप टू द लॉन्गर वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है एक जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पे आप देखें कि इसमें जो है वो एब्जॉर्प्शन 180 नैनोमीटर्स पे है। इसी तरह से ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स है तो यहाँ पे 283 है। अगर इन दोनों को हम लोग इकट्ठा करते हैं और यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो जाती है, जैसे कि ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो जाती है, ये यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन होने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन उस तरह दो न्यूक्लियस के दरमियान कॉन्फाइंड नहीं रहे, बल्कि ये डीलोकलाइज्ड हो गए हैं, और तो अब इनको हायर एनर्जी पे ले जाना ज़्यादा इजी होगा एब्जॉर्प्शन करके, तो इसलिए इनकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। ये लाइक के देखें प्योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 180 नैनोमीटर पे था, लेकिन अब ये क्या हो गया 230 नैनोमीटर पे हो गया। ऑन द अदर हैंड कार्बन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो था वो 283 नैनोमीटर पे था यहाँ पे, ये देखें
तो यह जब कॉन्जुगेशन हुई तो ये वही 327 नैनोमीटर्स पे हो गया। तो ये डीलोकलाइजेशन के इफेक्ट को भी आप स्टडी इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ है, एज द नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस लैम्डा मैक्स आल्सो इंक्रीजेस। लाइक कि यहाँ पे देखें कि डबल बॉन्ड है, उनमें कॉन्जुगेशन तो है लाइक दिस वन, तो इस वजह से इसकी 250 नैनोमीटर है, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन है 1 2 एंड 3, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है तो कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाना ज़्यादा इजी है, इसलिए उसकी वेवलेंथ जो है वो हायर आएगी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। समराइज करते हैं, एक तो कि इसका जो रीजन जो है वो 200 से 750 नैनोमीटर तक या आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि काजेज इलेक्ट्रॉन विद इन द प्रमोट करते हैं एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स को। उसके नतीजे में क्या है, इफ़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डोंट, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कोई बॉन्ड आता ही नहीं, यानी कि एब्जॉर्प्शन ही नहीं होती, तो उसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर जो है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है ही नहीं। इसी तरह से अगर इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक्सपेक्टेड है कि उसके अंदर कोई कार्बोनाइल का ग्रुप हो सकता है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो सकता है। अब कार्बोनाइल ग्रुप में क्या है, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल ट्रिपल बॉन्ड सी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड हो, ये एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, लाइक जिस तरह बेंजीन है आपके पास तो इसमें भी, तो इस तरह से ये सारे रीजन्स। लेकिन अगर आपके पास CH3 है, यहाँ पे ना तो कोई कॉन्जुगेटेड बॉन्ड है और दूसरे नंबर पे यहाँ पे और कोई भी बॉन्डिंग ऐसी नहीं है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं होगी। इसके अलावा बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते। तो इस ये बच्चों आप लोगों ने जो है अभी तक डिफरेंट टाइप्स का स्पेक्ट्रम पढ़ा, और एटॉमिक से शुरू है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, और फिर आपने रोटेशनल जो है वो इफेक्ट्स को नोट करते हुए जो है माइक्रोवेव्स को यूज़ करते हुए आप लोगों ने बॉन्ड लेंथ निकालना सीखी। उसके बाद आपने जो है वो IR जो है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो पढ़ना सीखी, आपने इसको इंटरप्रेट करना सीखा। फिर UV विजिबल जो है वो आपने सीखी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अलावा हम लोग फर्दर पढ़ सकते हैं, अगर हमें टाइम मिलता है तो हम लोग NMR पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैस स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ सकते हैं, और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के बाद रामन स्पेक्ट्रोमेट्री जो है, ये तमाम करेक्टराइजेशन जो है इसी तरह से यूज़ होती है, जिस तरह से बाकी जो है मैंने आपको पढ़ाई है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर फर्दर हम लोगों ने कंटिन्यू किया, हमें टाइम मिला तो बाकी करेक्टराइजेशन तब पढ़ेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।